नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राउत परिवार पर कसा ईडी का शिकंजा। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे संजय राउत। राउत की पत्नी को ईडी ने भेजा समन, पूछा 1 करोड़ 8 लाख कहां से आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी बदल सकती है सीएम उम्मीदवार। अमित शाह के नाम पर बीजेपी दांव लगाने का कर रही है विचार। झारखंड के कैश कांड मामले में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने से किया इनकार। बंगाल पुलिस ही करेगी जांच। बीजेपी पर लगे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 52 अंक नीचे गिरकर 58,298 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ 17,382 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर है नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई से गुस्साई कांग्रेस की। आज पूरे दिन नेशनल हेराल्ड मामला सुर्खियों में छाया रहा और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस भी हो गई। क्या कुछ हुआ आज, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं महाराष्ट्र मसले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उद्धव गुट को बड़ी राहत दी। इसके साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र में तेज हुई मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की। साथ ही जानेंगे कि कैश कांड के बाद झारखंड में एक्टिव हुई कांग्रेस कर सकती है क्या बड़े बदलाव, और चीन ताइवान के बीच कैसे बढ़ रहे लड़ाई के आसार। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आज संसद में एक बार फिर जबरदस्त बहस देखने को मिली और सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। मामला था नेशनल हेराल्ड के कार्यालय पर हुई ईडी की कार्रवाई का। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का गुस्सा भी देखने को मिला और उन्होंने खुले तौर पर पीएम मोदी पर हमला बोला। क्या रहा आज दिन भर का घटनाक्रम, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड के ऑफिस एक बार फिर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर करीब 12:40 पर आईटीओ में बने हेराल्ड भवन पहुंचे और ईडी के अधिकारियों से मिले। खड़गे ईडी के बुलावे पर पहुंचे थे, जिसे लेकर राज्यसभा में खड़गे ने ये मुद्दा उठा दिया। खड़गे ने कहा कि जब पार्लियामेंट चल रही है मुझे ईडी का समन आता है, आप तुरंत आइए, मुझे 12:30 बजे जाना है। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जब सदन चल रहा है मुझे समन करना क्या ये उचित है? कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर का पुलिस ने घेराव किया था। क्या ऐसे में डेमोक्रेसी जीवित रहेगी? क्या हम संविधान के तहत काम कर पाएंगे? हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। ईडी को लेकर संसद के उच्च सदन में बीजेपी फंसती नजर आई। खड़गे और पीयूष गोयल के बीच जोरदार बहस हुई। इससे पहले राहुल गांधी ने भी ईडी को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सुनिए बात, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, समझ गए बात, कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश का सौहार्द बनाए रखना, वो मेरा काम है और वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को दिल्ली के हेराल्ड दफ्तर में मौजूदा यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए थे। मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से लंबी पूछताछ के बाद की गई थी। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। न रण होने देंगे, न रन होने देंगे। लेकिन कांग्रेस की आक्रामकता और राहुल गांधी के तेवरों ने बीजेपी को ये संदेश दे दिया कि वो गलत नहीं है, इसलिए वो झुकने वाले नहीं है और कांग्रेस पर दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी। नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के हाथ अब तक खाली हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन राहुल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस राजनीति में आगे क्या होगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि पीएम मोदी कुछ भी कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे ही कुछ तेवर महाराष्ट्र में उद्धव गुट के हैं। वो भी बीजेपी के सामने पूरी ताकत के साथ अड़ गए हैं। महाराष्ट्र में चल रही सियासी लड़ाई में आज उद्धव गुट को बड़ी राहत मिली। दरअसल आज दोबारा इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने उद्धव गुट को दी राहत, आइए देखते हैं।
लंबे वक्त से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। महाराष्ट्र की ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में उद्धव और शिंदे आमने सामने थे, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने आज की सुनवाई में उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी है और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र मामले पर बड़ा फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह और महाराष्ट्र मामले में कोई फैसला न लेने को कहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उद्धव और शिंदे गुट को 8 अगस्त को हलफनामा दायर करने को कहा था। 8 अगस्त को ईसी में जवाब दाखिल करना है। अगर पक्षकार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं तो ईसी उसे समय देने पर विचार कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को करेगा। क्या मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को विचार करेगा। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से सवाल किया कि अगर आप चुने जाने के बाद राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। इसके जवाब में शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, हमने राजनीतिक दल नहीं छोड़ा है। इसके बाद सीजीआई ने उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता का ये मामला है, इसमें हम दखल कैसे दें, चुनाव आयोग में ये मामला है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि असली शिवसेना कौन है। बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने तक चुनाव आयोग ये फैसला नहीं कर सकता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मान लीजिए कि आयोग इस मामले में एक फैसला देता है और तब अयोग्यता पर फैसला आता है तो फिर क्या होगा। अब इस मामले में पीठ के गठन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले में अब 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। तब तक के लिए इलेक्शन कमीशन को कोई फैसला लेने से मना कर दिया है, यानी मामला फिर टल गया। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है। सरकार को सत्ता संभाले महीने भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज है। खबर थी कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं और 8 अगस्त तक शपथ समारोह होने की संभावना है। यही नहीं, 15 से 16 विधायकों के नाम भी चर्चा में थे, जिन्हें लेकर कहा गया कि मंत्री पद की शपथ लेने वालों के नाम तय कर लिए गए हैं। लेकिन दिन ढलते ढलते एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंस गया है। कयासों के बीच ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने भी दिन भर की सभी प्रशासनिक बैठकें रद्द कर दी हैं। बैठकों को रद्द करने के फैसले को कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे के करीबियों का कहना है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए आराम करने के मकसद से उन्होंने बैठकें रद्द की हैं। मुख्यमंत्री को लगातार दौरों और देर रात तक चलने वाली बैठकों के चलते थकावट हो गई है। ऐसे में डॉक्टरों ने शिंदे को सख्त आराम करने की सलाह दी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। वहीं इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने आज के सभी कार्यक्रम भी तत्काल रद्द कर दिए हैं। खबर है कि फडणवीस पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला न लेने के निर्देश की वजह से भी बीजेपी अब फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। बीएमसी चुनावों को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सक्रियता ने भी बीजेपी और शिंदे गुट को मुश्किल में डाल रखा है और अब तक मंत्रिमंडल का गठन न होना भी विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे रहा है। खबरें तो ये थी कि राज्य सरकार 5 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। बुधवार को शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने स्पष्ट किया कि रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसमें बीजेपी के 7 और शिंदे गुट के 7 विधायक शामिल हैं। लेकिन शिंदे के बीमार होने और फडणवीस के दिल्ली रवाना होने से साफ है कि बीजेपी और शिंदे में फिर से बात बिगड़ गई है। उम्मीद थी कि 5 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन एक बार फिर ये टलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि शिंदे सरकार दिल्ली के इशारे पर काम कर रही है और बीजेपी इसमें देरी कर रही है। लेकिन झारखंड में कांग्रेस अब कोई देरी करने के मूड में नजर नहीं आ रही है और कैश कांड के बाद लगातार बड़े फैसले ले रही है और अब एक बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। बीजेपी पैसों की पॉलिटिक्स के सहारे विपक्षी दलों की सरकार को गिराने में लगी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में बगावत का बिगुल छेड़ा गया, तो वहीं बंगाल में दीदी के पीछे ईडी छोड़ा। वहीं अब बीजेपी झारखंड में भी कैश कांड से खेला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने उसे सेंधमारी का मौका ही नहीं दिया। पार्टी ने ऐसी मजबूती दिखाई कि बीजेपी की हर चाल नाकाम हो गई। वहीं अब कांग्रेस ने अपना घर दुरुस्त करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी गठबंधन सरकार में अपने कोटे के मंत्रियों और संगठन में बदलाव कर सकती है, ताकि कैश कांड में शामिल नेताओं पर कार्रवाई करते हुए पार्टी के साथ मजबूत
मजबूती से खड़े रहे विधायकों को नवाजा जा सके। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि कैश कांड में विधायकों की गिरफ्तारी के बाद पार्टी मामले की तह तक जाकर ये सुनिश्चित करेगी कि गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। इसके लिए पार्टी सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा कर अपने कोटे के मंत्रियों में बदलाव के साथ संगठन में भी फेरबदल करेगी। कांग्रेस को शक है कि कैश कांड में इन तीनों विधायकों के अलावा कुछ और विधायक और मंत्री शामिल हैं। ये संख्या 7 या 8 तक पहुंच सकती है। इसलिए पार्टी की पहली कोशिश इन लोगों की पहचान कर उन्हें अलग करना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के मुताबिक झारखंड सरकार को अस्थिर करने की ये दूसरी कोशिश है, लेकिन हम बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। प्रदेश में बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन को मजबूत बनाने के लिए 6 स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है। इस रणनीति से साफ है कि कांग्रेस बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे उसके अरमानों पर पानी फिरेगा। झारखंड में कैश के साथ कांग्रेस की 3 विधायकों के मिलने के बाद से कांग्रेस एक्शन मोड में है। ऐसे में देखना होगा अब क्या बदलाव होता है। वैसे बदलाव सुप्रीम कोर्ट में भी होने वाला है। देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन का कार्यकाल 26 अगस्त को खत्म हो रहा है और आज चीफ जस्टिस रमन ने नई सीजेआई के नाम की सिफारिश सरकार को भेज दी है। तो कौन होगा देश का नया चीफ जस्टिस, आइए जानते हैं। देश को 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति मिल चुका है और 6 अगस्त को वोटिंग के बाद उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। इन सब के बाद अब देश को नया चीफ जस्टिस भी मिलने वाला है और इसके लिए अब सभी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि देश का अगला चीफ जस्टिस कौन होने वाला है। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन का कार्यकाल इसी महीने यानी 26 अगस्त को पूरा होने वाला है। ऐसे में अब अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई थी और कई नाम लिस्ट में थे जिन पर चर्चा चल रही थी और आज चीफ जस्टिस एनवी रमन ने नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश दे दी है। रमन ने यूयू ललित के नाम की सिफारिश अपने उत्तराधिकारी के तौर पर की है और अब जस्टिस यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। हालांकि जस्टिस रमन को ये नाम 26 जुलाई को ही देना था। ऐसा इसलिए क्योंकि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को केंद्र सरकार को सिफारिश भेजनी पड़ती है। सामान्यतया मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को यह सिफारिश अपनी सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले भेजनी होती है, लेकिन इसमें देरी होने के चलते बीती रात यानी 3 अगस्त को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें सीजेआई रमन ने नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। हालांकि परंपरा के मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस उदय उमेश ललित के ही अगले मुख्य न्यायाधीश होने के संकेत थे, यानी सिर्फ सीजेआई को सिफारिश भेजनी थी और अब एनवी रमन ने नाम की सिफारिश भेज दी है, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश रमन कॉलेजियम की बैठकों में फैसला नहीं ले सकेंगे। बता दें कि कॉलेजियम उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति करने वाला निकाय है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश समेत 5 वरिष्ठ जज होते हैं। वहीं उदय उमेश ललित को लेकर भी कई तरह की अटकलें थी कि अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनका कार्यकाल केवल 3 महीने का ही होगा। ऐसे में इस लिस्ट में एक और नाम की चर्चा थी और वो है जस्टिस ललित के बाद अगले वरिष्ठतम जज जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते थे। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, लेकिन अब रमन की सिफारिश के बाद नाम पर मुहर लग चुकी है। 26 अगस्त से जस्टिस यूयू ललित अब देश के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। आज सुबह आई इस खबर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि लंबे समय से इस पर सभी की नजरें थी। वैसे नजरें तो इस समय चीन और ताइवान के बीच बढ़ती तल्खियों पर भी सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने एक और बड़ी हिमाकत कर दी है। चीन हर तरह से ताइवान पर दबाव बना रहा है। खबरों के मुताबिक ताइवान के करीब चीन ने अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान के लिए ये सैन्य अभ्यास एक खतरे की आहट हो सकता है। मिसाइलों और टैंकों के साथ चीनी सेना का ये अभ्यास शुरू हुआ। ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं और ताइवान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। चीन ने युद्ध अभ्यास के लिए तैनात किए गए दर्जनों टैंक, चीन के लड़ाकू विमान भी शामिल किए हैं। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन की सेनाओं ने ताइवान के करीब मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। बुधवार को चीन के 27 फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में दाखिल हुए थे और इसकी वजह से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। 2 अगस्त को अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। तब से ही चीन अमेरिका पर भड़का हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में जब पेलोसी ने चीन की यात्रा की तो चीन बौखला गया। उसने धमकी दी थी कि अगर पेलोसी ताइवान आई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि पेलोसी यात्रा पर आई और चीन कुछ नहीं कर पाया। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति साई इंग वैन से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अमेरिका ताइवान के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अब पेलोसी के जाने के बाद चीन ताइवान पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है।
ताइवान के करीब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने जॉइंट मिलिट्री डील शुरू कर दी। साथ ही PLA की सेनाएं ताइवान में 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर अंदर तक दाखिल होंगी। खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने ताइवान के पास फिलीपींस के समुद्र में अपना युद्धपोत भेज दिया है। ऐसे में जंग के आसार और तेज हो गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात BHU की हुई फजीहत की। पश्चिम बंगाल में इस समय शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर TMC बुरी तरह से घिरी हुई है। ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन यूपी में जो चल रहा है वो आंखों को खोलने वाला है। और ये गड़बड़ी सामने आई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक सूचना पत्र से, जिसमें गलतियां ही गलतियां दिखाई दे रही हैं। ये पत्र अपनी गलतियों के चलते ही चर्चा में आ गया है। भारत के टॉप 5 विश्वविद्यालय में शामिल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है और इस बार की चर्चा BHU की फजीहत करवा रही है। दरअसल BHU के हिंदी विभाग ने एक सूचना जारी की है और अब यह सूचना पत्र वायरल हो गया है। हिंदी विभाग के एक सूचना पत्र में हर लाइन में गलतियां ही गलतियां दिखाई दे रही हैं। मात्राओं की इतनी गलतियां हैं कि जिसे देखकर सामान्य हिंदी का जानकार भी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि ये दूसरे दर्जे के किसी छात्र ने लिखा है या फिर विभाग के प्रमुख ने। सूचना पत्र में अंग्रेजी के शब्दों का भी जमकर प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी में शायद इसलिए क्योंकि लिखने वाले को हिंदी में शब्द ही नहीं मिल पाए होंगे, इसलिए हिंदी में जारी किए जाने वाले पत्र में अंग्रेजी के शब्द लिखने पड़े। 8 लाइनों के इस पत्र में कुल 59 शब्द हैं, जिसमें 20 से ज्यादा शब्द अंग्रेजी में लिखे गए हैं। सूचना पत्र में हिंदी को हिंदी लिखा गया है, बाबू को बबू किया है और कृपया को काप्या किया है। ऐसी कई गलतियां हैं जो पत्र वायरल हो रहा है उसमें दिख रही हैं। बबू श्याम सुंदर दास पुस्तकालय हिंदी विभाग, सूचना विभाग के समस्त फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ MA हिंदी को इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विभागीय पुस्तकालय से यदि कोई पुस्तक 30 जून 2022 तक या उससे पहले इशू है तो कृपया उसे 30 अगस्त 2022 तक पुस्तकालय में रिटर्न करने में कष्ट करें, अन्यथा 1 रुपये प्रति पुस्तक प्रतिदिन के हिसाब से ओवरड्यू चार्ज किया जाएगा। आप सभी को भी सूचित किया जाता है कि इससे पहले सभी आदेश ओवरड्यू चार्जेस से संबंधित वापस लिया जा रहा है। फिलहाल BHU का यह पत्र जमकर वायरल हो रहा है और लोग BHU के हिंदी विभाग की हिंदी को लेकर तंज कस रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।